लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 17 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आते हैं तो आप इनको जरूर कवर कीजिएगा। इससे आगे आने वाले एग्जाम्स में जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। सभी एग्जाम्स में इससे सवाल बनने वाले हैं। तो गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स विलिंग हैं और जो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर, जो कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, नॉमिनेटी हैं। तो बताना चाहूँगा, जब से द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए दिया गया है उनका नाम, तब से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं, स्पेशली संथाल ट्राइब के ऊपर। तो इन आर्टिकल से हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो ये आर्टिकल्स आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे सवाल बन सकते हैं। तो अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ मिस मुर्मूज क्लेम टू इंडियाज हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन चेयर इज इट्स टाइमिंग। तो राइटर का कहना यहाँ पे ये है कि इस टाइम पे जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, कि इस टाइम पे जो मिस मुर्मू का, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनका हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, उसके लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। दिस इज़ द ईयर विच मार्क्स द कंट्री 75th इंडिपेंडेंस डे। 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम। एंड 101वां, यानी कि 101 ईयर्स हो चुके हैं सिंस द फर्स्ट ट्राइबल लीडर एंटर्ड द लेजिस्लेटिव सिस्टम ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस होने से पहले जो सबसे पहले जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो, या ट्राइब के जो लीडर आए थे, उनको 101 साल होने जा रहे हैं इस साल, जो वो संसद में या लेजिस्लेटिव सिस्टम में एंटर किए थे। तो डुलू मंकी ऑफ चाईबासा in Jharkhand was the first आदिवासी in the country from the mainland to enter a legislative council। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करने वाले डुलू मंकी जो थे चाईबासा झारखंड से, वो पहले आदिवासी थे भारत देश से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर किए गए, बाय विनिंग फ्रॉम सिंघभम जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी इन द बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव गवर्नर्स काउंसिल फॉर्म्ड इन 1921। तो बिहार और उड़ीसा का जो लेजिस्लेटिव गवर्नर्स काउंसिल थी, तो जो फॉर्म हुई थी 1921 में, तो वहाँ से सिंघभम से जीतने वाले जो डुलू मंकी थे चाईबासा के, वो पहले ट्राइबल लीडर थे। अनदर ट्राइबल लीडर निकोलस रॉय फ्रॉम द खासी आदिवासी कम्युनिटी ऑफ शिलोंग मेघालय वाज आल्सो इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल अलॉन्ग विद मंकी इन द सेम ईयर। यानी कि जो मंकी के साथ, यानी कि जो डुलू मंकी थे, उनके साथ एक और ट्राइबल लीडर थे निकोलस रॉय, तो इनको भी एंट्री मिली थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेघालय शिलोंग से 1921 में। थेबल ओराउन बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1946 ऑन अ कांग्रेस टिकट। तो कांग्रेस के टिकट पे जो थेबल ओरान थे, वो पहले ट्राइबल पर्सन बने थे जो MP बने थे। मिस मुर्मूज क्लेम टू द प्रेसिडेंट्स चेयर इज बीइंग सीन एज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ट्राइबल। तो भारत के जो ट्राइबल्स हैं, अगर हम उनका सामाजिक और राजनीतिक तौर पर देखें, तो मिस मुर्मू का जो क्लेम है कि वो प्रेसिडेंट बन सकती हैं, वो अपना में बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है। Many tribal activists remember the contribution made by Jharkhand's Jaipal Singh Munda, who played an important role in getting the 5th and the 6th schedules to protect tribal interest। तो जो संविधान के अंदर 5वां शेड्यूल और 6ठा शेड्यूल ऐड किया गया है ट्राइबल लोगों के लिए, तो माना जाता है, कई ट्राइबल एक्टिविस्ट ये मानते हैं कि झारखंड के जो जयपाल सिंह मुंडा थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत बड़ा रोल रहा, जो संविधान के अंदर 5वां शेड्यूल और 6ठा शेड्यूल ऐड किया गया था। Miss Murmu belongs to forest dependent संथाल tribe which is spread over the states of झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये तीसरी सबसे बड़ी शेड्यूल ट्राइब है भारत में, आफ्टर द भील एंड द गोंड्स। मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ नोन टू हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट इट्स ब्रिटिश ऑपरेसर्स। तो जो ब्रिटिश ऑपरेसर्स थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो इनको बहुत ज़्यादा दबाते थे, ऑपरेस करते थे, तो उनके प्रति इनका जो उनसे जो इनकी युद्ध हुआ, उनसे जो इनकी लड़ाई हुई, उतनी जो लड़ाई वगैरह हैं, वो सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करती है इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। 1855 में दो ब्रदर थे, सिद्धू और कानू मुर्मू, मोबिलाइज्ड सम 60,000 संथाल्स टू स्टेज एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो सिद्धू और कानू जो थे, 60,000 संथाल्स के साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आर्म्ड रिबेलियन किया
whose policies had forced their tribes people into bonded labor। अंग्रेज़ों की क्योंकि पॉलिसीज़ के वैसे जो ये ट्राइब्स के लोग थे यानी कि ट्राइब पीपल थे वो बॉन्डेड लेबर बन गए थे यानी कि बंधुआ मजदूर बन गए थे। दो देयर रिबेलियन वाज पुट डाउन बाय द ब्रूटल गन wielding ब्रिटिश सोल्जर्स, द फाइट पुट अप बाय द टू ब्रदर्स इज रिमेंबर्ड टू दिस डे एंड कॉमेमोरेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए वैसे तो उस टाइम पे ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उन्होंने गोलियां चलाकर इन लोगों को मार दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो दो भाइयों ने करके दिखाया था उस टाइम पे वो आज भी सरकार उसको सेलिब्रेट करती है, याद करती है। नियरली 165 ईयर्स लेटर मैनी संथाल ट्राइबल्स हैव गॉन ऑन टू बिकम ब्यूरोक्रेट्स, राइटर्स, बैंकर्स एंड बिजनेसमैन। तो अभी कहा जा रहा है कि जो उस टाइम पे बिल्कुल फॉरेस्ट ड्वेलर संथाल हुआ करते थे, आज के टाइम पे वो जो संथाल ट्राइब के लोग हैं वो कहीं ब्यूरोक्रेट्स भी हो रहे हैं, राइटर्स भी बन गए हैं, बैंकर्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हो गए हैं। बट मिस मुर्मूज प्रोबेबल इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट इज़ अ स्पेशली सिग्निफिकेंट मोमेंट, यानी कि कल्मिनेशन हो सकता है, ये हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ट्राइबल लोगों का उठना हो रहा है तो राइज कर रहे हैं वो ट्राइबल्स, तो अगर मिस मुर्मू प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो यानी कि कल्मिनेशन हो जाएगा कि वो हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस में पहुंच पा रही हैं। नॉट जस्ट फॉर द संथाल्स बट फॉर ऑल ट्राइबल्स हु फील दे हैव बीन पुश्ड टू द वॉल। तो उनका मतलब राइटर का कहना ये है कि जो ट्राइबल्स ये सोचते हैं कि उनको बिल्कुल हाशिए पर ला दिया गया था, अब उनको ये फील हो सकता है कि नहीं वो थोड़ा सा आगे चले गए हैं। ओवर द पास्ट सेवरल डेकेड्स ट्राइबल्स हैव बीन मार्जिनलाइज्ड दो दे कॉन्स्टिट्यूट जस्ट 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस, द एरियाज दे लिव इन आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी जनसंख्या मात्र 8.6% या 9% के आसपास है पूरे भारतीय जनसंख्या के, लेकिन वो जिन एरियाज़ में रहते हैं वो मिनरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच एरियाज़ हैं और सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ भी वही हैं। यानी कि हम देखते हैं कि जहाँ पर जो एरिया जितना ज़्यादा मिनरल में खनिजों में संपदा वाला जो एरिया होता है वो आर्थिक विकास में या बुनियादी विकास में उतना ही पिछड़ा हुआ होता है। चाहे ये भारत का एग्जांपल ले लो और चाहे आप ये किसी देश का एग्जांपल ले लो, पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप का एग्जांपल ले लो, अफ्रीका के अंदर इतना ज़्यादा खनिज है, इतना ज़्यादा मिनरल निकलता है, अफ्रीका ही लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब भी है। बट एज द व्हील्स ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रीज रोल ऑन द ट्राइबल्स गेट एक्सप्लॉइटेड विदाउट गेटिंग अ शेयर ऑफ दीज मिनरल रिसोर्सेज। तो यही होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ आती हैं, इंडस्ट्रीज़ उस एरिया को ख़त्म करती हैं, वहाँ से पेड़ काटती हैं, वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस कर देती है और वहाँ से मिनरल्स निकाल के पैसा कमाती हैं। दिक्कत यह है कि जो पैसा वहाँ से निकल रहा है, जो मिनरल्स वहाँ से निकल रहा है, उस मिनरल्स को बेच के जो पैसा वहाँ से निकल रहा है वो पैसा उस एरिया के डेवलपमेंट में नहीं लगता। जो मिनरल है वो तो निकलता उड़ीसा या झारखंड में से है, लेकिन उसका पैसा मुंबई में लगता है या दिल्ली में लगता है। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो मुंबई और दिल्ली में हो रहा है, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो झारखंड और उड़ीसा या छत्तीसगढ़ का हो रहा है। तो एज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड मिस मुर्मू हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिवेंटिंग द डाइल्यूशन ऑफ ट्राइबल लैंड लॉस। तो ये कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि मिस मुर्मू जो हैं वो रबर स्टैम्प की तरह काम नहीं करेंगी सिर्फ, कि अगर कोई ये लोग सोचते हैं कि मिस मुर्मू सिर्फ जैसे प्रेसिडेंट का रोल कहा जाता है कि रबर स्टैम्प के रूप में है, कि वो रबर स्टैम्प के रूप में काम करेंगी, तो जो भी ये सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। जब वो गवर्नर रही झारखंड की उस टाइम पे भी जब सरकार चाह रही थी कि ट्राइबल लैंड के लॉस को डाइल्यूट कर दिया जाए तो उन्होंने उसको बिल्कुल मना कर दिया। Many see Ms. Murmu's nomination as a triumph of the political aspirations that evolved in the tribal heartlands of Jharkhand, Odisha, West Bengal, Bihar, Chhattisgarh, MP. Odisha has a unique position on the tribal map of India for having the most diverse groups of tribal communities. तो कहा जाता है कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। 62 अलग अलग तरह की ट्राइब्स मिलती हैं उड़ीसा के अंदर, जिसमें से 13 ट्राइब्स तो PVTGs ही हैं, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। द ट्राइबल पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर 22%। देखिए अगर कोई पूछे कि PVTG क्या होता है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन से होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पीछे होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़े होते हैं, वो मेन स्ट्रीम में बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो 22.85% 22.85% है उड़ीसा की स्टेट टोटल पॉपुलेशन की और 9.17% है कंट्री के ट्राइबल पॉपुलेशन की। ट्राइबल कम्युनिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट 26% ऑफ झारखंड पॉपुलेशन। तो झारखंड की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो उसका 26% यानी कि 1/4 से भी ज़्यादा वो ट्राइबल लोग हैं, रहते हैं वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस संथाल ट्राइब जो है उसकी पॉपुलेशन 28 लाख हुआ करती थी, हाईएस्ट थी इस स्टेट के अंदर। इट इज़ फॉलोड बाय ओराउंड ट्राइब जिसकी पॉपुलेशन 17 लाख हुआ करती थी। फिर झारखंड इज अमंग द फ्यू इंडियन स्टेट्स जहाँ पे ट्राइबल पीपल जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं पॉलिसी मेकिंग में और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS2 से न्यूज़ आ रही है द स्केल ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंसेस इज इनएडिक्वेट। अब देखिए
फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ये कहा जा रहा है कि म्यूनसिपैलिटीज़ हमने बना तो दी है 74वें संविधान संशोधन से, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, लेकिन जो म्यूनसिपल फाइनेंसेस हैं, यानी कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ पैसा कमाती हैं या फाइनेंस आता है उसके पास, वो अभी भी कम है, इनएडिक्वेट है, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगी। द हेल्थ ऑफ म्यूनसिपल फाइनेंसेस इज़ अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ म्यूनसिपल गवर्नेंस। देखिए, म्यूनसिपल गवर्नेंस तभी हो पाएगा जब उनके पास म्यूनसिपल फाइनेंस होगा, उनके पास फाइनेंस होगा, यानी उनके पास पैसा होगा, विच विल डिटरमाइन वेदर इंडिया रियलाइजेज हर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल प्रॉमिस। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ 1992 में, उसने मैंडेट किया, ये कहा कि आप सेटअप करो और पावर्स को डिवॉल्व करो टू अर्बन लोकल बॉडीज़ एज द लोएस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस इन सिटीज़। तो सिटीज़ में और टाउन्स में सबसे लोएस्ट रंग पे अगर हम देखें कि सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन होगा जो लोगों को गवर्न करेगा, तो वो अर्बन लोकल बॉडीज़ होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन अर्बन लोकल बॉडीज़ को एक्टिव करने के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ को काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वर मेड फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़ फिजिकल एम्पावरमेंट। तो उनका फिजिकल एम्पावरमेंट करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविज़न दिया गया है। हाउएवर 3 decades सिंस ग्रोइंग फिजिकल डेफिसिट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स इन टैक्स बेस्ड एक्सपेंशन एंड वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स दैट एनेबल रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिमेन चैलेंजेस। अब बात ये की जा रही है 92 से 2002 तक अगर हम देखें, 92 से अगर हम 2022 तक देखें तो 30 साल हो चुके हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ बने हुए, लेकिन इतने समय में जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ा ही है, जो टैक्स बेस है उसमें एक्सपेंशन नहीं हुआ है, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसके अंदर, जो वीकनिंग है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था उसका वीकनिंग हुई है, वो कमज़ोर हुआ है, जो अनेबल करता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन को। तो अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन जब नहीं हो रहा है तो म्यूनसिपैलिटीज़ कैसे इफेक्टिवली काम कर पाएंगी। रेवेन्यू लॉसेज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड द पेंडेमिक हैव एक्सैसरबेटेड द सिचुएशन। तो जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ, राजस्व का नुकसान हुआ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, और उसके बाद पेंडेमिक आ गया, कोरोना पेंडेमिक आ गया, कोविड-19 डिजीज़, तो उसके वजह से ये जो सिचुएशन थी जो अभी ख़राब चल रही थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इनके अपने रेवेन्यू का क्या शेयर है वो देखते हैं। द फर्स्ट इज़ दैट अर्बन लोकल बॉडीज़ ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वर लेस देन हाफ ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू विद लार्ज अनटैप्ड पोटेंशियल। यानी कि अभी पोटेंशियल बहुत है अर्बन लोकल बॉडीज़ में, लेकिन वो जो पोटेंशियल है उसको हम टैप नहीं कर पा रहे हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ की रेवेन्यू सोर्सेज, देखिए अर्बन लोकल बॉडीज़ को पैसा कहाँ से मिलता है, या तो वो टैक्स लगाएंगे, कुछ फीस लगाएंगे, फाइन लगाएंगे, चार्जेस लगाएंगे, एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो स्टेट फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन के तौर पर जो पैसा प्रोवाइड करते हैं उनसे आता है, जिसको हम इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र बोलते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब म्यूनसिपल सरकार को, यानी कि म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स को या म्यूनसिपल बॉडीज़ को पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम इंटर गवर्नमेंटल कहते हैं। यानी कि गवर्नमेंट के एक लेवल से गवर्नमेंट के दूसरे लेवल पर पैसा आ रहा है, तो इसको हम इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स बोलते हैं। द शेयर ऑफ ऑन रेवेन्यू, यानी कि इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेज ऑन प्रॉपर्टी, एडवर्टीजमेंट, नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम यूजर चार्जेस एंड फीस फ्रॉम बिल्डिंग परमिशंस एंड ट्रेड लाइसेंसिंग टू टोटल रेवेन्यूज इन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि अर्बन लोकल बॉडी की फिजिकल हेल्थ और ऑटोनॉमी को देखने के लिए उसके खुद का रेवेन्यू का शेयर कितना है, ये देखना कहाँ से, टोटल रेवेन्यू से। अगर उसका खुद का रेवेन्यू का शेयर अगर बढ़ेगा तो उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बढ़ेगी। उसका खुद का रेवेन्यू का सोर्स क्या है, अगर हम अर्बन लोकल बॉडी की बात करें तो अर्बन लोकल बॉडी जो है, जो शहर के अंदर मकान होते हैं उन पे हाउस टैक्स लगाती है। तो वो जो हाउस टैक्स, हम सालाना हाउस टैक्स पैसे जो फिल करते हैं, पैसे भरते हैं, तो वो जो वार्षिक हाउस टैक्स होता है वो अपने आप में उस अर्बन लोकल बॉडी की कमाई है। तो वो जो टैक्स लगा रही है प्रॉपर्टी पे, एडवर्टीजमेंट लगाने पे, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जैसे कि कुछ चार्जेस लगानी है, फीस लगानी है, या कुछ परमिशन देनी है, या ट्रेड का लाइसेंस देना है, तो इन सब चीज़ों से जो पैसा कमाती है, इसका रेशो अगर हम इससे देखें कि टोटल उसके पास पैसा कितना आ रहा है, तो अगर इस वाली चीज़ का जो शेयर है वो बढ़ने लगेगा, तो जो हम कहेंगे कि फिजिकल हेल्थ है अर्बन लोकल बॉडी की, वो भी बढ़ रही है। अगर मान लेते हैं इसका शेयर कम हो और सरकार जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र करे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार करेगी, तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अर्बन लोकल बॉडीज़ ओन रेवेन्यू वाज 47% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो ये कहा जा रहा है कि अर्बन लोकल बॉडी का जो खुद का रेवेन्यू है, जो वो टैक्स वगैरह लगा के इकट्ठा करती है, वो सिर्फ 47% है। तो उसका मतलब ये हुआ कि 50% से भी कम, यानी कि 53% जो है उसको सरकार ही प्रोवाइड कर रही है अर्बन लोकल बॉडी को पैसा, सिर्फ 47% ही वो खुद से जुटा पा रहा है। ऑफ दिस टैक्स रेवेन्यू वाज द लार्जेस्ट कंपोनेंट, टैक्स रेवेन्यू सबसे बड़ा है, 29% है। तो देयर वाज अ 7% इंक्रीज इन आवर ओन रेवेन्यू फ्रॉम 2012 से 2016-17, बट urban local bodies still lagged revenue buoyancy as their share in GDP
ऑफ ओन रेवेन्यू वाज ओनली 0.5%। तो 5 साल से देखा जा रहा है कि उनके खुद के रेवेन्यू का जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 0.5% है। प्रॉपर्टी टैक्स कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है अर्बन लोकल बॉडी के खुद के रेवेन्यू को। तो अर्बन लोकल बॉडी का जो खुद का रेवेन्यू है जो वो कमाते हैं वो कहाँ से कमाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स से कमाते हैं। अकाउंटेड फॉर ओनली अबाउट 0.15% ऑफ द जीडीपी। द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ वर सिग्निफिकेंटली हायर। तो अगर हम इसी को कंपेयर करें दूसरे देशों से भारत से, तो वहाँ पे चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, वहाँ की स्थिति थोड़ी सी बेटर है। इंडिकेटिंग दैट दिस इज़ नॉट बीइंग हार्नेस्ड टू पोटेंशियल इन इंडिया, यानी कि ये अभी इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में ये जो उसका पोटेंशियल है वहाँ तक हम इसको अचीव नहीं कर पाए हैं। सेकंड पॉइंट आता है डिपेंडेंट ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स। तो यानी कि अभी हम देख ही चुके हैं कि अगर सिर्फ 47% वो टैक्स इकट्ठा कर पा रहा है तो बाकी हम समझ सकते हैं कि बाकी का बचा हुआ इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर से आ रहा है। तो सेकंड है कि मैनी अर्बन लोकल बॉडीज़ वर हाईली डिपेंडेंट ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स। तो ट्रांसफ़र जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के थ्रू और स्टेट्स आएगा स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफ़र के थ्रू या ग्रांट्स इन एड के थ्रू, तो इसी से कलेक्शन होगा लोकल टैक्सेस में। तो मोस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ वर हाईली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल ग्रांट्स 2012-13 से 2016-17 तक। अगर हम आईजीटी की बात करें तो करीब करीब ये अर्बन लोकल बॉडी का 40% रेवेन्यू होता है। स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल आईजीटी आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट सिंस अर्बन लोकल बॉडीज़ ओन रेवेन्यू कलेक्शन इज इनएडिक्वेट। तो अगर हम कहें कि एक प्रेडिक्टेबल हो कि भाई इतना पैसा तो आएगा ही आएगा सरकार की तरफ से, तो ये ज़रूरी है स्टेबली वो आता रहे और प्रेडिक्टेबल रहे इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र, क्योंकि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसका खुद का कलेक्शन तो बहुत कम है, तो उसे पहले से ही पता है कि भाई मुझको तो पैसे सरकार से ही मिलने हैं। अगर सरकार टाइम से देती रहेगी पैसे तो वो भी जो बॉडी है अर्बन लोकल बॉडी है वो तरीके से काम करती रहेगी। While dependence on IGT dipped over the years due to modest increase in own revenue, the scale of IGT in India remained at around 0.5% of GDP। तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो रही है, लेकिन फिर भी हम कहें ड्यू टू मोडेस्ट इंक्रीज इन ओन रेवेन्यू, खुद के रेवेन्यू में अगर हम इंक्रीज़ करें, जो स्केल है IGT का भारत में वो 0.5% रहा है, विच इज़ फार लोअर देन द इंटरनेशनल एवरेज ऑफ 2 to 5% ऑफ GDP। दिस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द रेवेन्यू असाइन टू अर्बन लोकल बॉडीज़। तो ये कहा जा रहा है कि अब इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज़ कहाँ से पैसा कमा सकती हैं, तो अलग अलग सोर्सेज जो हैं वो अप्लाई कर देने चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज़ पे कि भाई आप यहाँ से पैसे ले सकते हैं। दिस विल कुशन अर्बन लोकल बॉडीज़ बैलेंस शीट्स एज दे मोबिलाइज देयर ओन रेवेन्यू एंड एक्सप्लोर मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। IGTs can also incentivize urban local bodies to deliver better service quality and maintain fiscal discipline। फिर तीसरा आता है टैक्स रेवेन्यू इज़ द लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स बड़े शहरों के लिए। कंसिडरेबल डिफरेंस है कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज अक्रॉस सिटीज़ ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो अलग अलग साइज़ के सिटीज़ में जो रेवेन्यू आता है उसका भी डिफरेंस है। तो क्लास 1A शहर वो शहर होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर होती है, वो डिपेंड करते हैं खुद के टैक्स रेवेन्यू पे। फिर जो क्लास 1B सिटीज़ हैं और क्लास 1C सिटीज़ हैं, क्लास 1B सिटीज़ वो सिटीज़ होते हैं जो 10 लाख से 50 लाख की पॉपुलेशन के हैं, और क्लास 1C सिटीज़ वो सिटीज़ हैं जो 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन के हैं। ये जो छोटे शहर हैं वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स पे ही डिपेंड रहते हैं। ओन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इन क्लास 1A सिटीज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो जो खुद का रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है क्लास 1A सिटीज़ का वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इट वाज प्राइमरीली ड्रिवन बाय इंक्रीजेज इन नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो क्योंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है इस वजह से उनमें पैसा आना भी शुरू हो गया है। पिछले 5 साल की पीरियड को जो स्टडी किया गया उसमें पाया गया है कि टैक्स रेवेन्यू जो है क्लास 1A सिटीज़ का वो 11% बढ़ा है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 30% बढ़ा है। और एक्सटर्नल रेवेन्यू की बात करें तो एक्सटर्नल रेवेन्यू डिपेंडेंसी जो है बड़े शहरों की वो कम हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि वो उनके पास खुद से पैसा आ रहा है, बल्कि क्लास 1B सिटी और क्लास 1C सिटीज़ की बात करें तो इनकी बढ़ी है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की बात करें तो चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर ऑन द इंक्रीज बट स्टिल इनएडिक्वेट। तो यानी कि जो ऑपरेशन है और मेंटेनेंस का जो खर्चा आ रहा है वो लगातार बढ़ रहा है। O&M एक्सपेंसेस आर क्रूशियल फॉर द अपकीप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस है जो खर्चा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके वजह से ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वहाँ पे मूलभूत आधार जो ढांचा है वो खड़ा रहेगा। एंड फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी द शेयर ऑफ O&M एक्सपेंसेस इन अर्बन लोकल बॉडीज़ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 30% से लेके 35% इंक्रीज हो गया है जो O&M का खर्चा है। While the expenses were on the rise, studies indicate that they remain inadequate। तब ये कहा जा रहा है कि खर्चे तो लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन वो अभी भी पर्याप्त नहीं है।
फॉर इंस्टेंस वो कह रहे हैं कि जो O&M एक्सपेंसेस हैं जो कि 2016-17 में हुए कवर्ड ओनली अराउंड अ फिफ्थ ऑफ द रिक्वायरमेंट फोरकास्ट बाय द हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी। फिर O&M एक्सपेंसेस शुड आइडियली बी कवर्ड थ्रू यूज़र चार्जेस। वो उनका कहना ये है कि O&M एक्सपेंसेस जो हैं वो यूज़र चार्जेस से कवर होने चाहिए, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ विच यूज़र चार्जेस आर अ पार्ट वो इनसफिशिएंट हैं कि O&M एक्सपेंसेस को कवर कर पाए। कॉस्ट रिकवरी फॉर सर्विसेज, अब जो कॉस्ट रिकवरी है जैसे कि वाटर सप्लाई करवाना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, वो इनएडिक्वेट है, यानी कि वो अपर्याप्त है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं वो कम हैं, वर शॉर्ट ऑफ द O&M एक्सपेंडिचर बाय अराउंड 20%, और इंक्रीजिंग कॉस्ट रिकवरी लेवल थ्रू इम्प्रूव्ड यूजर चार्ज regime would not only improve services but also contribute to the financial viability of ULBs या अर्बन लोकल बॉडीज़। तो ये आप कंक्लूजन में ये लाइन लिख सकते हैं कि अगर हम कॉस्ट रिकवरी को बढ़ा देंगे तो इससे वहाँ पे सर्विसेज तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही साथ जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो फाइनेंशियल वाइटलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो भी मेंटेन होगी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है इंटरनेशनल रिलेशन से कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया वो सिंगापुर में हैं और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सेंड किया है। तो श्रीलंका प्रेसिडेंट जो हैं गोटाबाया राजपक्षा सेंट इज रेजिग्नेशन लेटर बाय ईमेल फ्रॉम सिंगापुर, पार्लियामेंट्री स्पीकर ने कहा है। नेक्स्ट आता है कि सेंटर का कहना ये है, ये बहुत ही सीरियस इशू है, सेंटर का कहना ये है कि उनके पास चाइल्ड लेबर का कोई भी डेटा नहीं है, यानी कि कोई भी उनके पास ऐसा डेटा नहीं है जो ये बता सके कि चाइल्ड लेबर भारत में कितने श्रम मजदूर हैं या कि बाल श्रम कर रहे हैं। The center does not have any data on child labor in the country, and a reason for this is the drying up of the budgetary provisions meant for the National Child Labor Project. सरकार का कहना यह है कि नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो उन्होंने चलाया था उसके लिए पैसा नहीं है, बजटरी प्रोविजंस नहीं है, तो वो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो है वो काम ही नहीं कर पा रहा है, जो पहले 3 दशकों से इस इशू पे काम कर रहा था। सिंस द NCLP वॉज मर्ज्ड विद द समग्र शिक्षा अभियान इन 2016, मिनिस्ट्री हैज़ नो रिकॉर्ड्स ऑफ चाइल्ड लेबर। तो उनका कहना यह है कि जब NCLP को, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को 2016 में समग्र शिक्षा अभियान के साथ जब मर्ज कर दिया गया, तब से मंत्रालय के पास, मिनिस्ट्री के पास कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है चाइल्ड लेबर का। द करेंटली अवेलेबल डेटा वो 2011 सेंसस का है, जो ये कहता है कि विच सेज द कंट्री हैज़ मोर देन 1 मिलियन चाइल्ड लेबरर्स। तो 2011 सेंसस के हिसाब से कहा जाता है कि भारत में, इतने बड़े भारत में जहाँ पे जनसंख्या 135-140 करोड़ होने जा रही है अब, कि वहाँ पे सिर्फ 10 लाख बच्चे ऐसे हैं, 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबरर्स हैं, जो कि अपना में बहुत ही गलत फिगर लगती है इससे। तो द NCLP's स्कूल्स फॉर चाइल्ड लेबरर्स वर्क फॉर 3 to 4 ईयर्स। अब जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत जो स्कूल्स ने काम किया था वो 3-4 साल तक उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फंड की कमी होने की वजह से उन्होंने काम करना बंद कर दिया। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑल्सो डज नॉट हैव अ मैकेनिज्म टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब ये कहा जा रहा है कि इतने बड़े देश में इतने सारे लोग होते हुए, इतने सारे मिनिस्टर्स होते हुए, मिनिस्ट्री होते हुए, ब्यूरोक्रेट्स होते हुए, पुलिस होते हुए, उनके पास ये तरीका ही नहीं है, मैकेनिज़्म ही नहीं है कि वो ये पता कर सके कि चाइल्ड लेबर में कितने बच्चे एंगेज्ड हैं। यानी कि उनकी जो पॉपुलेशन है, अगर हम देखें तो एक राजा की जो प्रजा है वो क्या काम कर रही है, राजा कहा जा रहा है कि राजा इस टाइम पे इनकैपेबल है कि उसको यही नहीं पता कि उसकी प्रजा क्या काम करती है। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या उनकी मिनिस्ट्री है या उनकी गवर्नमेंट्स हैं, वो ये कह रही है कि वो इनकैपेबल है ये पता करने में कि जो भारत के लोग हैं, जो प्रजा है देश की, वो इस टाइम पे क्या कर रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही डायकॉटमिक चीज़ है कि एक रूलर ऐसी बात नहीं कह सकता। नेक्स्ट आता है GS3 से अगर हम न्यूज़ देखें, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि RBI ने एक सिस्टम सेटअप किया है कि अब हम इंटरनेशनल ट्रेड रुपीज़ में करेंगे, हम डॉलर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो RBI हैज़ पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज़ विद इमीडिएट इफेक्ट। तो कहा जा रहा है कि रुपये के साथ ही हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, हम डॉलर्स में ट्रेड नहीं करेंगे। बैंक्स एक्टिंग एज ऑथोराइज डीलर्स फॉर सच ट्रांजैक्शंस वुड हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर। तो रेगुलेटर जो है RBI, उससे परमिशन लेके जो ऑथराइज डीलर्स हैं वो अब रुपए में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आता है रेलवेज टू चेक ऑल कॉल रिकॉर्ड्स ऑफ लोको पायलट्स। अब देखिए, बार बार ये कंप्लेन आ रही है कि ट्रेन जो है वो जो स्टेशन है या बत्ती होती है, सिग्नल होता है, उसको जंप कर जाती है। यानी कि वहाँ पे जो लोको पायलट है वो ध्यान नहीं दे रहा है, या लोको पायलट की वजह से उसकी कुछ गलती हो रही है, जिसके वजह से जो सिग्नल है वो ट्रेन पार कर जाती है, कूद जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि रेलवेज़ ये चेक करेगा, कॉल रिकॉर्ड चेक करेगा लोको पायलट के, और ये देखेगा कि जिस टाइम पे वो एरर हुई और वो जो ट्रेन थी वो सिग्नल क्रॉस कर गई,
क्या वो पर्सन उस टाइम पे फ़ोन पे बात कर रहा था, जो कि अलाउ नहीं है। तो जिस टाइम पे भी लोको पायलट ट्रेन चला रहा होता है उस टाइम पे उसके पास सख्त हिदायत है कि उसको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखना है। तो विद द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर, यानी कि जंपिंग रेड सिग्नल, कि आप रेड सिग्नल को जंप कर गए, इंक्रीजिंग अक्रॉस द कंट्री, इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया है टू चेक द कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ लोको पायलट्स टू एंश्योर दे हैड नॉट यूज देयर फोन्स व्हाइल ऑन ड्यूटी। तुमका कहना यह है कि जिस टाइम वो ड्यूटी में थे उस टाइम उन्होंने अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये कहना है रेलवेज का। टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स, रेलवे बोर्ड हैज़ इशूड एन एडवाइजरी आस्किंग द जनरल मैनेजर्स ऑफ ऑल जोनल रेलवेज टू एंश्योर दैट लोको पायलट्स फॉलो द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, की जो लोको पायलट्स हैं वो सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, वाइल रीआइट्रेटिंग द रूल दैट मोबाइल फ़ोन शुड बी केप्ट स्विच ऑफ। तो अब उन्होंने दोबारा से दोहराया है जो रेलवे बोर्ड ने कि लोको पायलट्स को अपने फ़ोन को स्विच ऑफ रखना है जिस टाइम पे वो ट्रेन चला रहे हैं। द एडवाइजरी ऑथोराइज द अथॉरिटीज़ टू एनालाइज फ्रिक्वेंटली द कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लोज यूजर ग्रुप। तो यानी कि जो पायलट्स हैं, लोको पायलट्स हैं या असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं जो ट्रेन चलाने का काम करते हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं। एक जो हम कह रहे हैं कि क्लोज यूज़र ग्रुप है वो उसके नंबर्स आप देख सकते हैं, जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि जो लोको पायलट है या उसके साथ का जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो फ़ोन तो यूज़ नहीं कर रहे थे। यानी कि अब ये वाली बात कही जा रही है। नेक्स्ट आता है गोदरेज ने अनवील किया है कूलिंग सोल्यूशन टू स्टोर इंसुलिन। तो इंसुलिन जो एक दवाई है जो हम दे सकते हैं उन पर्सन को जो पर्सन डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं, तो उनको इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है। तो गोदरेज ने एक मशीन बनाई है जिसके वजह से उसको अच्छे से वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है कूलिंग सॉल्यूशंस के लिए। तो गोदरेज अप्लायंसेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड गोदरेज इंसुली कूल या गोदरेज इंसुली कूल प्लस कूलिंग सॉल्यूशंस फॉर स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन के स्टोरेज के लिए इसको बनाया गया है। टैकलिंग अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय डायबिटिक्स टू स्टोर इंसुलिन। तो क्योंकि डायबिटिक्स जो लोग थे, जो डायबिटीज़ में क्योंकि जिन पर्सन को इंसुलिन दिया जाता है कि वो बहुत परेशान थे, कई सारे चैलेंजेस फेस करते थे, तो उसका सोल्यूशन गोदरेज लेके आया है। इम्प्रॉपर स्टोरेज जो है इंसुलिन का, उसके वजह से जो इंसुलिन की पोटेंसी है या इंसुलिन की जो स्ट्रेंथ थी वो वीक हो जाती है, जिसके वजह से इंसुलिन वो काम का नहीं रहता। कैन लीड टू इंक्रीज डोसेज ओवर टाइम। तो धीरे धीरे आपकी डोसेज भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जो आपका इंसुलिन था जो आपने स्टोर कर रखा था उसकी एफिशिएंसी तो कम हो चुकी है। तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ इंसुलिन एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर कैन गो अ सिग्निफिकेंट वे इन मैनेजिंग डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए इंसुलिन को जिस टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए अगर उस पर नहीं किया जाएगा तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिस्कल डेफिसिट रेंड इन सीएडी या कंसर्न। यानी जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी एक चिंताजनक विषय है। तो कहा जा रहा है कि कैड की प्रोफाइल देखें अगर, तो करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो लुक एट इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट एवरी क्वार्टर बिटवीन अप्रैल टू जून 2019 से लेके जनवरी टू मार्च 2022 तक। तो यहाँ पे दिखाए रहे हैं कि अप्रैल जून 2019 से लेके जनवरी मार्च 2022 तक किस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। तो एलिवेटेड इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एंड अ वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। अब जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्या है? ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि मान लेते हैं मेरे देश में से दूसरे देश में एक्सपोर्ट कम हो रहा है लेकिन मैं दूसरे देश से अपने देश में इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मेरे बाहर पैसे ज़्यादा जाएंगे और मैं पैसे कमाऊंगा कम। तो अगर मेरे घर से ज़्यादा पैसे जाएंगे और मैं कम कमाऊंगा तो इसकी वजह से मेरे घर का तो नुकसान होने लगेगा, मेरे घर का डेफिसिट होने लगेगा। तो जब ये होने लगेगा तो उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो भारत देश जो है इस टाइम पे दो चैलेंजेस से लड़ रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इकोनॉमी के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दो चैलेंजेस हैं। एक तो है इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति दर बढ़ रहा है, और एक वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है। हाउएवर एम्फेसाइज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कंट्री में वो काफ़ी ज़्यादा रेजिलिएंट रही है ऑलमोस्ट 5 मंथ्स इनटू द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है 5 महीनों से, लेकिन उसके बावजूद भारत की स्थिति पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। नेक्स्ट आता है केरला ने भारत में पहला मंकी पॉक्स केस जो है उसको रिपोर्ट किया है। तो फर्स्ट नोन जो लैब कन्फर्म्ड केस है मंकी पॉक्स का भारत में, वो 35 ईयर ओल्ड में मिला है केरला में, जो अभी 3 दिन पहले ही यूएई से आया था। और एक नेक्स्ट और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है ब्लैक स्वान इवेंट। अब देखिए ब्लैक स्वान इवेंट ये इकोनॉमिक्स का टर्म है और किस तरह से यूज़ किया जाता है उसको मैं आपको एक नटशेल में बता देता हूँ, फिर उसको हम पढ़ भी लेंगे। ब्लैक स्वान, देखिए स्वान का हिंदी में कहते हैं हंस। हंस जो होता है वो ज़्यादातर हमेशा सफ़ेद कलर का होता है। तो अगर मान लेते हैं नॉर्मल लोगों को सबको यही पता है कि हंस सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन अगर कभी आपको हंस काले रंग का दिख जाए तो आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या ये बहुत ही एक आश्चर्यचकित बात होगी आपके लिए। एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि इल्यूजन वाली चीज़ होगी कि हो सकता है कभी कभार आपको गलती से कोई दिख जाए वरना नहीं दिखेगा।
तो ब्लैक स्वान इवेंट का मतलब यही है कि कोई चीज़ बिल्कुल आपने सोची नहीं थी, अनप्रेसिडेंटेड थी, आपने कभी सोची नहीं थी और अचानक से कभी आपके सामने हो जाए और बहुत ही ज़्यादा वो केस रेयर अगर हो तो रेयरिटी ऑफ द रेयर केस वाली बात जो होगी उसको हम ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं। तो नासिम निकोलस तलेब जो थे, जो कि एक फाइनेंस प्रोफेसर थे और फॉर्मर वॉल स्ट्रीट ट्रेडर भी रहे, उन्होंने 2001 में शुरुआत में ब्लैक स्वान हाइपोथेसिस को कोट किया था। द ब्लैक स्वान द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल, ये किताब लिखी थी तलब ने। अकॉर्डिंग टू RBI असेसमेंट ये कहा जा रहा है कि इंडिया माइट एक्सपीरियंस कैपिटल आउटफ्लो ऑफ अप टू ₹7,80,000 करोड़ इन द इवेंट ऑफ अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल रिस्क सिनेरियो ब्लैक स्वान अकरेंस। तो ब्लैक स्वान अकरेंस की वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत में से जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो 7,80,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है कम से कम वो भारत से चली जाएगी, जो अपने आप में भारत के लिए एक ब्लैक स्वान इवेंट की तरह हुआ। तो ब्लैक स्वान इवेंट क्या, अगर हम देखें तो ब्लैक स्वान इज़ एन अनकॉमन, कि ये कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी जल्दी जल्दी हो जाता है, कभी पहली बार होता है या कभी ऐसी चीज़ होती है कि आपको पता ही नहीं होता। अनफोर्सीन, आप कभी इसे सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। एक ऐसा इवेंट होता है दैट शॉक्स पीपल, कि लोगों को झटका लग जाता है, शॉक लग जाता है, एंड हैज़ अ मेजर इफेक्ट ऑन सोसाइटी एंड द एंटायर वर्ल्ड। तो पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही एक सदमा होता है, एक बहुत ही मेजर इफेक्ट रखता है। दीज इवेंट्स आर बिलीव टू हैव 3 डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़। तो इन इवेंट्स की, ब्लैक स्वान इवेंट की 3 क्वालिटीज़ होती हैं। क्या क्या? दे आर इनक्रेडिबली रेयर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि दुर्लभ होंगे। अनफोर्सिएबल, अप्रत्याशित हैं, यानी कि आप इनको सोच भी नहीं सकते। अनएक्सपेक्टेड है। आफ्टर स्ट्राइक दे हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, अगर एक बार ये आए, ब्लैक स्वान इवेंट एक बार हुआ तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड व्हेन प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशंस इमर्ज दे अपीयर लाइकली। जो वर्ड है ब्लैक स्वान, वो उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, देखो अब वो इंपॉर्टेंट बात है। ब्लैक स्वान इवेंट की डिस्कवरी, जो कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी है, वो ब्लैक स्वान के डिस्कवरी के ऊपर ही होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। Until 1697 तक, when a Dutch adventurer discovered the first black swan in Australia, Europeans thought all swans are white। भाई जब तक डच लोग, जब एक बार वो ऑस्ट्रेलिया में थे, एक डच एडवेंचरर था, जब उसने ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट ब्लैक स्वान को देखा 1697 में, तो उससे पहले सभी यूरोपियंस को यही लगता था 1697 से पहले कि भाई जो स्वान्स हैं वो वाइट ही होते हैं, यानी कि हंस हमेशा सफ़ेद कलर का ही होता है, ब्लैक कलर का नहीं होता। लेकिन इस बार जब उनको, जब 1697 में जो डच एडवेंचरर थे, जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे और उन्होंने ब्लैक स्वान देखा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो एक बहुत ही अनफोर्सिएबल, आप सोच भी नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबल है और एक बहुत ही रेयर इवेंट है। दिस रेयर साइटिंग फ्रॉम द 17th सेंचुरी, जिसने कम्प्लीटली ऑल्टर कर दिया कि जैसे वेस्ट सोचा करता था स्वान्स के बारे में, यही एक इवेंट निकल के आया जिसको हम ब्लैक स्वान इवेंट कह रहे हैं। तो दैट्स ऑल। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स गाइज। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।